नमस्कार दोस्तों, यूसीसी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन यहाँ कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान जिसमें राजनीतिक व सामाजिक जीवन पार्ट सेकंड की यहाँ चर्चा करेंगे और इसका पहला चैप्टर अपना है समानता। यहाँ इसका पहला चैप्टर जो दिया गया है वो पहला अध्याय है समानता। इस समानता के बारे में इस चैप्टर के अंदर जो बातें बताई गई है उनकी अपन चर्चा करते हैं यहाँ। तो देखो, सबसे पहले यहाँ बताया गया है कि समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया जा सकता है। हम यहाँ जो मैटर बना रहे हैं ये इस क्लास का मैटर है, मतलब इस बुक में जो लाइनें दी गई है उसी की ये पीपीटी बनाई हुई है। तो समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया जाता है। यहाँ बताया गया कि एक तो सरकार कानून द्वारा इसे लागू कर सकती है, एक तो सरकार यहाँ कानून द्वारा समानता के अधिकार को लागू कर सकती है, और एक कहा गया कि सरकार की योजनाओं व किसी भी कार्यक्रमों के द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके, भाई एक तो सरकार डायरेक्ट कानून द्वारा जारी कर दे समानता, और एक ये बताया गया है कि सरकार कोई भी योजना जारी करे और किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम जारी करे जो सुविधाहीन है समाज, जो समाज जिनको सुविधाएं नहीं प्राप्त हो रही है उन तक ये पहुंचाने का काम करे। तो ये दो प्रकार के यहाँ माध्यम बताए गए हैं। बाकी यहाँ पे भारतीय संविधान की अगर बात करें तो भारतीय संविधान का भाग जो 3 है, भाग 3, इस भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकार का उल्लेख किया, और इस मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हुआ है। और 12 से 35 तक टोटल वर्तमान के अंदर 7 मौलिक अधिकार, सॉरी 6 मौलिक अधिकार है। मूल संविधान के अंदर 7 मौलिक अधिकार थे। इनमें आपका एक 44वां संशोधन हुआ था 1978 में, जो कि मोरारजी देसाई की सरकार में हुआ। और इन मोरारजी देसाई की सरकार में यहाँ जो अनुच्छेद 31 में लिखा हुआ था, जो अनुच्छेद 31 में लिखा हुआ था संपत्ति का मौलिक अधिकार, इस संपत्ति के अधिकार को यहां से डिलीट कर दिया गया है और इसे वर्तमान में संविधान के अनुच्छेद 300 क में डालकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अपन बात ये कर रहे हैं कि जो समानता का वर्तमान भारतीय संविधान के अंदर एक मौलिक अधिकार बताया गया है। और ये जो समानता का जो मौलिक अधिकार बताया गया है दोस्तों, यहाँ वो मौलिक अधिकार के अंदर पहला ही मौलिक अधिकार है, पहला ही मौलिक अधिकार है समानता, समानता का अधिकार। और इस पहले ही मौलिक अधिकार समानता के अधिकार में अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक यहां जिक्र किया गया है, जिनमें अनुच्छेद जो 14 है इसमें बताया गया है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समानता और विधि का सम्मान संरक्षण, विधि का सम्मान संरक्षण। ये बात यहां अनुच्छेद 14 में जिक्र किया गया है कि विधि के समक्ष समानता और विधि का सम्मान संरक्षण। यही जो बात है इस आपके समानता के भी चैप्टर के अंदर एक लाइन दी गई है, और वहां भी एक लाइन के माध्यम से इस बात को समझाया गया है कि भारत के अंदर तो एक सामान्य मजदूर हो, कोई भी सामान्य व्यक्ति हो, और चाहे देश का राष्ट्रपति हो, विधि जो है, कानून है, वो सबके लिए सम्मान होगी। विधि कानून सबके लिए सम्मान होगा। तो यही बात अनुच्छेद 14 में की गई है। यहाँ जो अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 15, इस अनुच्छेद 15 के अंदर यहाँ सामाजिक समानता की बात की गई है, सामाजिक समानता। और आपका ये जो यहाँ चैप्टर है समानता, ये पूरा का पूरा आपका अनुच्छेद 15 के ऊपर ही आधारित है, अनुच्छेद 15 के ऊपर ये समानता आधारित है। यहाँ सामाजिक समानता में क्या कहा गया, यहाँ सामाजिक समानता में कहा गया है कि समाज के अंदर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का हो, उसका मूल निवास स्थान क्या हो, उसका जन्म स्थान क्या है, वो महिला है या पुरुष है, किसी भी आधार के ऊपर एक व्यक्ति से समाज में
किसी भी फैक्ट को लेकर भेदभाव नहीं किया जाएगा। समाज के किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र पे, वो मंदिर है, कोई गुरुद्वारा है, कोई पानी का स्थान है, कोई खेल मैदान है, समाज में कोई सार्वजनिक स्मारक बना हुआ है, वहां जाने से उसे बिल्कुल भी नहीं रोका जा सकता। तो ये यहाँ बताया गया है अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद जो 16 है, अनुच्छेद 16 यहाँ अवसर की समानता की बात करता है। अवसर की समानता, अनुच्छेद जो 16 है ये अवसर की समानता की बात करता है। और अवसर की समानता यहाँ कहा गया है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, अर्थात जो सरकारी नौकरियों के अंदर है वो किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, निवास स्थान, उनके आधार पर किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा। बात अगर आज अपन आरक्षण की करें तो वहां तो एक अलग से उपबंध किया गया है, अनुच्छेद 16(4), इसमें अलग से उपबंध किया गया है कि जाति के आधार पर सरकारी नौकरियों के अंदर लोगों को आरक्षण प्रदान किया जा सकेगा। ये अलग से उपबंध कर रखा है 16(4) के अंदर। यहां आगे समानता की अगर बात करें तो अनुच्छेद 17 जिसमें अस्पृश्यता का अंत बताया गया है, जिसमें अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है। अस्पृश्यता अंत मतलब जिसको आप कहोगे छुआछूत का अंत, ये अनुच्छेद 17 में कहा गया है। इसमें भी कहा है कि समाज में किसी भी वर्ग के लोगों के साथ, अनुसूचित जाति और भी समाज के अंदर कई निम्न वर्ग हैं जाति के आधार पर, तो उनके साथ समाज में किसी भी माध्यम से, किसी भी आधार पर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सके। समाज के किसी भी सार्वजनिक स्थान पर आने जाने से उनके ऊपर रोक टोक नहीं लगाई जा सकती है। ये अस्पृश्यता का उन्मूलन के संबंधित अनुच्छेद 17 में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद जो 18 है इसमें उपाधियों के अंत की बात की गई है। उपाधियों के अंत का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 18 में। लेकिन यहाँ पर दो क्षेत्र बताए गए हैं, एक तो यहाँ बताया गया है शिक्षा प्लस यहाँ बताया गया है दूसरा सेना, कि शिक्षा और सेना के क्षेत्र को छोड़कर सभी क्षेत्रों में उपाधियों का अंत किया गया है, शिक्षा और सेना को छोड़कर। तो यहाँ से हमने समानता की बात कर रहे हैं, तो हमने समानता का जो पूरा चैप्टर पढ़ लिया, अधिकार पढ़ लिया, अनुच्छेद 14 से 18। अब इनमें देखो आगे बात करते हैं कि बुक के अंदर कौन कौन से फैक्ट दिए गए हैं। एक तो आपने ये पॉइंट पढ़ा, दूसरा यहाँ देखो पॉइंट क्या पॉइंट दिए गए हैं। समानता को स्थापित करने के संविधान में क्या प्रावधान है, भाई समानता कैसे स्थापित की जाए, उनको स्थापित करने के कौन से प्रावधान दिए गए हैं। तो एक तो ये दिया गया कि कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति समान हो। देखो अभी अभी हमने अनुच्छेद 14 का जिक्र किया है, विधि के समक्ष समानता, वही बात कह रहा है कि कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति समान हो, किसी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान व लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। अभी हमने अनुच्छेद जो 15 की बात की है, वो अनुच्छेद 15 यही बात कह रहा है। सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, मतलब सार्वजनिक स्थानों पर जाने से किसी भी व्यक्ति को अपन नहीं रोक टोक कर सकते। तो ये भी आपकी अनुच्छेद 15 की बातें हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का यहाँ उन्मूलन किया गया, उसका अंत किया गया, अनुच्छेद 17 की बात कर रहा है। फिर आगे बताया कि सरकार द्वारा समुदायों के जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम व योजनाएं लागू की जाए, उनमें से एक कदम है मध्याह्न भोजन। और यहाँ से एक ये कहा गया है कि समाज के अंदर जो कुछ निम्न तबके के लोग हैं, जिनका जीवन स्तर थोड़ा सा उच्च किया जाए, जीवन स्तर में थोड़ा सुधार लाया जाए कि अन्य लोगों के वो बराबर आ सके, उनके लिए सरकार के द्वारा थोड़ा एक एक्शन लिया गया है, और वो है मध्याह्न भोजन। भाई सरकारी स्कूलों के अंदर जो प्राथमिक स्कूलें होती है उनमें दोपहर का भोजन शुरू किया गया, उसको कहा गया है, उसी को कहा गया है कि मध्याह्न का भोजन। अब ये क्या है, देखो सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को दिया जाने वाला दोपहर का भोजन है। और अगर बात करें कि मध्याह्न दोपहर भोजन की शुरुआत भारत में सबसे पहले किस राज्य के द्वारा की गई है, तो भारत में सबसे पहले ये जो शुरुआत की गई है ये की गई है तमिलनाडु के द्वारा। सबसे पहले जो शुरुआत की गई है वो किसके द्वारा,
तमिलनाडु राज्य के द्वारा की गई है। और जैसे ही दोपहर के भोजन मध्याह्न भोजन की शुरुआत तमिलनाडु राज्य ने की, तो उसके बाद जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों में 6 माह में लागू करने के आदेश दिए कि 6 माह के अंदर अंदर भारत के सभी राज्यों के अंदर हर प्राथमिक स्कूल में गरीब बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन की सुविधा की जाएगी। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा आदेश दिया गया था। अब अपन बात करें कि जो ये मध्याह्न भोजन सरकारी स्कूलों में लागू किया गया है, इससे क्या अपने को देखने को मिला है, क्या परिवर्तन मिला है हमें सरकारी स्कूलों में ये मध्याह्न भोजन शुरू करने के बाद। तो देखो, एक तो इसमें जातिगत जो भेदभाव हुआ करते थे, वो जातिगत भेदभाव की समाप्ति हुई। यहाँ जो गरीब परिवार के बच्चे जो स्कूलों में नहीं जाया करते थे, जिनको खाने तक का भोजन भी नहीं मिला करता था, उनको यहाँ फायदा मिला। नामांकन में वृद्धि हुई यहाँ, और जातिगत भेदभाव मिटा, क्योंकि स्कूलों के अंदर सभी समाज के बच्चे आते हैं और सभी समाज के बच्चे एक ही जगह बैठकर खाना खाएंगे, तो वहाँ जातिगत भेदभाव की भी यहाँ थोड़ी सी क्या समाज के अंदर थोड़ा सा समाप्ति देखने को मिला। तो इससे बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई, नियमित जाने लगे बच्चे, और जातिगत भेदभाव में भी कमी देखने को मिली। निर्धन बच्चों को पढ़ने की संख्या में क्या हुई, जो गरीब परिवार के बच्चे थे वो स्कूल रेगुलर नहीं जाया करते थे, तो गरीब परिवार के बच्चों की संख्या में भी यहाँ क्या मिली है, बढ़ोतरी मिली है। यहाँ से 2-4 फैक्ट देखो और बताए गए हैं। जैसा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात की है कि सार्वभौमिक जो वयस्क मताधिकार है, देखो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है, सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। भाई जिस भी व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से ऊपर है, जिस भी व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से ऊपर है और जो वोटर लिस्ट हुआ करती है उसमें अगर उसका नाम अंकित है, तो वो वयस्क मताधिकार है। तो ये सार्वभौमिक जो वयस्क मताधिकार है वो यही है कि सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का क्या है, अधिकार है। अगर संविधान के अकॉर्डिंग बात करें तो संविधान का एक आर्टिकल है 326, अनुच्छेद 326। इस अनुच्छेद 326 में यही कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को वोट देने का राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। हर एक वयस्क नागरिक को वोट देने का राजनीतिक अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 326 के अनुसार। अगर अपन बात करें अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 325 में क्या कहा कि जिस भी व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से अधिक हो चुकी है और वो वोटर लिस्ट के अंदर अपना नाम ऐड करवाना चाह रहा है, तो जैसा कि हमने अनुच्छेद 15 पढ़ा, सामाजिक समानता की हमने बात की कि समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, निवास के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। वैसे ही अनुच्छेद 325 ये बात कहता है कि जब भी 18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई व्यक्ति है और वह वोटर लिस्ट में अपना नाम ऐड करवा रहा है, तो उस व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, निवास के आधार पर, लिंग के आधार पर नाम ऐड करवाते समय किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। ये बात लिखित है अनुच्छेद 325 में। वोट देने का अधिकार 326 में। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन का उल्लेख अनुच्छेद 324 के अंदर किया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख जो अनुच्छेद 324 में किया गया है। और जो राज्य निर्वाचन आयोग है, उस राज्य निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद 343 तय में किया गया है। अनुच्छेद 343 तय, इसमें राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। यहीं पे इस बुक में बताया गया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 बताया गया है कि दिव्यांगजन जो भी है उनके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाए। अगर वो कहीं सरकारी स्कूल में ऐसे कोई बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके लिए अलग से व्यवस्था हो। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ इस बुक में बताई गई है। दिव्यांगजन के अधिकार अधिनियम 2016 बताया गया है यहाँ। फिर यहाँ एक ये नागरिक अधिकार आंदोलन की चर्चा हुई है। इसमें क्या बताया गया कि संयुक्त राज्य जो अमेरिका है उसमें 1950 के दशक के अंत में ये नागरिक अधिकार आंदोलन प्रारंभ हुआ है। और ये प्रारंभ हुआ है किसके लिए, जो अफ्रीकी लोग हैं, जो अफ्रीकी जो अमेरिका के अंदर जाके रहने लगे हैं, उनके रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर उनके साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, उसके लिए नागरिक अधिकार आंदोलन 1950 में प्रारंभ हुआ कि अफ्रीकी अमेरिका
लोगों ने नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने और समान अधिकार की मांग की है। ये आपका अध्याय पहला था, जिसमें समानता की चर्चाएं हुई है। इसमें अगला जो चैप्टर है अध्याय 2, इसमें इतनी ज्यादा देखो जानकारी नहीं है, इतनी ज्यादा बातों का उल्लेख नहीं है। फिर भी अपन बात करते हैं कि अध्याय 2 यहाँ स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका की बात करते हैं। स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, इस चैप्टर को आप अगर पूरा पढ़ोगे तो आपको कंपटीशन के लायक ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं मिलेगा। यहाँ देखो लोकतंत्र में लोगों की क्या अपेक्षा करती है, लोकतंत्र में लोगों की क्या अपेक्षा रहती है। भाई जो भारत का लोकतंत्र है, इससे अपनी क्या अपेक्षा है, लोगों की क्या अपेक्षा है। इसमें है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। ये जनता चाहती है कि लोकतंत्र में जो सरकार है वो जनता के कल्याण के लिए कार्य करे। और कल्याण का मतलब शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, रोजगार मतलब प्रदान करे, ये सब प्रकार के कार्य करे। जैसा कि यहां से अगर मैं बात करूं तो एक तो देखो संविधान का आर्टिकल आता है, अनुच्छेद आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 में क्या कहा गया? आर्टिकल 47 जो कि नीति निदेशक तत्व के अधीन है, शामिल है उसमें। और इसमें कहा गया है कि सरकार ऐसा कार्य करने का प्रयास करे जिससे सरकार के अंदर जो गरीब तबके के परिवार हैं, निम्न वर्ग के जो लोग हैं, जिनका जीवन स्तर कमजोर है, रहने का ढंग उनका कमजोर है, उनका जीवन स्तर थोड़ा सा कुछ हो सके, बढ़ोतरी हो सके, इसके लिए सरकार उनको निःशुल्क चिकित्सा और निःशुल्क पोषण देने के प्रयास करेगा। यहाँ यही कहा गया है कि राज्य निम्न वर्ग के लोगों को निःशुल्क चिकित्सा और उनको निःशुल्क पोषण देने का प्रयास करे राज्य, ऐसा अनुच्छेद 47 में कहा गया है। तो ऐसी ही अपेक्षा जनता करती है लोकतंत्र से। और यहाँ देखो शिक्षा की बात की है, तो शिक्षा की बात तो हमने कल वाली क्लास में भी की थी कि वही आपका 86वां संशोधन है 2002, जिसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21 के अंदर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा जोड़ी गई है। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा जोड़ी, ये तो बच्चे का एक मौलिक अधिकार होगा। फिर यहां से रोजगार की बात की तो आपका अनुच्छेद 41 आता है, एक अनुच्छेद 41, जिसमें आपको काम मांगने की स्वतंत्रता है। काम मांगने की स्वतंत्रता की चर्चा होती है, काम मांगने की स्वतंत्रता। लेकिन वो काम मांगने की स्वतंत्रता के पीछे भी आपको कुछ दशाएं बताई गई है। कुछ दशाएं का मतलब जैसे मान लो बुढ़ापा है, अपंगता है, इसी आधार पे आप सरकार से कोई काम रोजगार मांग सकते हैं। तो ये दोस्तों आज आपकी हमने कक्षा 7 का तो सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पार्ट 2 हमने शुरू किया, जिसमें हमने चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड 2 चैप्टर हमने पढ़े हैं। तो अगली क्लास के अंदर हम अगले चैप्टरों के ऊपर चर्चा करेंगे। जितना हमारा प्रयास होगा इनसे कंटेंट निकाल के आप तक पहुंचाने का हम कार्य करेंगे। और इस चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। फिर एक बार सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।